हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवनीत भंडारी और मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल पर। तो बच्चों, आज फिर से मैं कंसेप्ट वीडियो लेकर आया हूं और आज का कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और ये वाला टॉपिक तो फाउंडेशन है बहुत सारे टॉपिक्स का रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो जैसा आप थंबनेल्स पढ़कर आए हो यहाँ पर कि चैप्टर जो टॉपिक है उसका नाम है किरचॉफ लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पहले हम बिल्कुल बारीकी से समझते हैं कि ये क्या है। बेसिकली किरचॉफ लॉ है क्या। तो बच्चों, किरचॉफ लॉ बेसिकली एक टेक्निक है, आप ये समझ सकते हो। किरचॉफ्स लॉ बेसिकली दो लॉ है ये यहाँ पर। एक है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम बोलने को जंक्शन रूल भी बोल सकते हैं। और ऐसे ही एक हमारे पास है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको बोलने को मैं लूप रूल भी बोल सकता हूं। दोनों ही जो लॉज है इसका अपना सिग्निफिकेंस है बच्चों, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत डिटेल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मेरा मेन मोटिव रहता है कि 20 से 25 मिनट की वीडियो से ज्यादा ना बने और आपको एक बिल्कुल निचोड़ मिल जाए कंसेप्ट का। ठीक है। तो बच्चों, हम जब भी सर्किट को ड्रॉ करते हैं तो कई बार एक ऐसी स्टेज आती है कि जब जब एक ऐसा पॉइंट हमको देखने को मिलता है बच्चों, जैसे कि ये पॉइंट है जहां पर तीन वायर्स, एटलीस्ट 3 वायर्स आर कनेक्टेड। ओके, सपोज यहां से करंट जो निकला वो है बच्चों I1 करंट। यहां पर जो करंट जा रहा है बच्चों वो है I2 करंट। और यहां पर भी जो करंट जा रहा है वो है I3 करंट। अगर इन तीनों करंट को देखें तो ये टुवर्ड्स द जंक्शन, इस पॉइंट को जंक्शन बोलते हैं बच्चों। ये वाला करंट टुवर्ड्स द जंक्शन है, ये वाला करंट अवे फ्रॉम जंक्शन है, और ये वाला करंट भी अवे फ्रॉम जंक्शन है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि किरचॉफ करंट लॉ शॉर्ट में ये है कि समीशन ऑफ ऑल द करंट एट जंक्शन, जंक्शन पर सभी करंट्स का सम बच्चों क्या होता है, हमेशा 0 होता है। इसका ये मतलब हुआ कि जितना इनकमिंग करंट है, इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो ये बोल सकता हूं, जितना इनकमिंग करंट है उतना ही क्या होगा बच्चों, आउट गोइंग करंट होगा। जितना इनकमिंग करंट है उतना ही क्या होगा, आउट गोइंग करंट। अगर 10 एम्पियर आ रहा है तो डेफिनेटली वो कुछ ऐसे डिवाइड हो सकता है, 3 एम्पियर 7 एम्पियर, 5 एम्पियर 5 एम्पियर, 2 एम्पियर 8 एम्पियर। आने वाले करंट का जो वैल्यू है वो हमेशा जाने वाले करंट के बराबर होगा। इसी को बोलते हैं बेसिकली किरचॉफ करंट रूल। और आप ये भी बोल सकते हो कि अगर मैं लिखना चाहूं, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया यहाँ पर। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कि जो चार्ज है भाई, जितना चार्ज आएगा इस वायर में उतना ही चार्ज इस वायर से चला जाएगा। जंक्शन पे कोई भी चार्ज स्टे नहीं कर सकता। देयर कैन नॉट बी एनी चार्ज विच कैन स्टे एट दिस जंक्शन। जो आया है उसको जाना तो पड़ेगा, यही प्रकृति का नियम है। ओके, तो दिस इज बेसिकली किरचॉफ जंक्शन रूल। इसको हम अप्लाई करते होते हैं, बहुत ही बेसिक सी बात है ये। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन। तो बेस्ड किस पर है ये किरचॉफ जो जंक्शन रूल है बच्चों, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड। ये सवाल आता होता है। अब जब हम लूप रूल की बात करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट में आपको लूप्स भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैं एक लूप बना रहा हूं, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है, राइट। और हो सकता है सर्किट इतना भी कॉम्प्लेक्स हो, ऐसे भी देखने को मिल सकता है। तो सपोज दिस इज A B C D, राइट। दिस इज R1, this is R2, this is R3, this is R4 and this is R5। इमेजिन करो कि भाई करंट यहां से निकल रहा है। दिस इज E1, दिस इज E2, सेल का EMF E1 और इस सेल का EMF E2। तो अगर करंट यहां से निकल रहा है बच्चों I, तो इस जंक्शन पर आकर मैं डिवीजन दे दूंगा, ये होगा करंट I1, राइट। दिस इज करंट I1 और यहां पर करंट क्या होगा, I माइनस I1। तो ये भी क्या होगा, I माइनस I1। और यहां पर जो करंट होगा फिर से I, ये वाला करंट भी I। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम किसी भी सर्किट में एक सही सा करंट का डिवीजन कर देंगे। ठीक है, वो डिवीजन तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। डिवीजन शुड बी वेरी प्रैक्टिकल। जितना करंट इस सेल से निकला उतना ही करंट इस सेल में वापस भी आ रहा है। ओके, तो इस पर्टिकुलर सर्किट में मेरे को 3 लूप नजर आ रहे हैं फिलहाल। एक लूप तो यही है A B C D A, जो सबसे बड़ा लूप है, राइट। एक लूप नजर आ रहा है मुझे A B D A, यानी कि ऊपर वाला। एक लूप नजर आ रहा है मुझे B C D B। ओके, तो किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाने के लिए बच्चों
कुछ टेक्निक्स बताता हूं आपको। किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाने के लिए बच्चों आप सबसे पहला काम क्या करते हो, चूज एनी डायरेक्शन। आप कोई भी डायरेक्शन चूज करो। कोई भी डायरेक्शन का मतलब है या तो आप क्लॉकवाइज जा सकते हो और या आप जा सकते हो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दो चीजें देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि भाई इस लूप में ए बी डी ए में मैं ये ऐसे घुमा देता हूं, मतलब कि मैं एंटी क्लॉकवाइज जाना चाह रहा हूं, मैं जाना चाह रहा हूं ए से डी, डी से बी और बी से ए। जब मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझे ए से डी की तरफ आना है, तो देखो ये मैं अपना एरो बनाऊं, दिस इज माई एरो। तो एक ऐसी स्टेज आई कि जब मेरी और करंट की डायरेक्शन सेम है, राइट। और जब मैं ऐसे घूमूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे जाना ना, ए से डी, डी से बी, बी से ए, और जब मैं ऐसे घूमूंगा तो एक ऐसी स्टेज है जब मेरी और करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ऐसी स्टेज भी आई जब मैं बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, राइट। तो मुझे इन चीजों को टैकल करने के लिए कुछ रूल्स को समझना होगा जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल से है और आपको भी क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। वो रूल ये है बच्चों, अगर आपकी डायरेक्शन, ये नीचे वाला एरो मान लो मैं लिख रहा हूं एमडी, मतलब माई डायरेक्शन। अगर आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम हो जाए तो इसका मतलब आप इस पोटेंशियल ड्रॉप को लिखोगे माइनस आई आर, क्योंकि करंट हमेशा कहाँ फ्लो करता है बच्चों, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। यानी कि आप भी जा रहे हो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, पोटेंशियल ड्रॉप विल बी रिटन एज माइनस आई आर। तो मैं यहां लिख दूंगा बच्चों माइनस आई आर, दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप ओनली। ओके, अगर कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, करंट ऐसे आ रहा है रेजिस्टेंस में से और आपकी डायरेक्शन ये है, दिस इज योर माई डायरेक्शन, तो इस स्टेज में मैं लिखूंगा इसको प्लस आई आर। मतलब मेरी और करंट की डायरेक्शन जब भी अपोजिट होगी आई विल टेक इट एज पॉजिटिव, बिकॉज करंट अभी लो पोटेंशियल से हाई की तरफ आ रहा है तो पोटेंशियल गेन हो रहा है। इन सिमिलर मैनर अगर मैं सर्किट में सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं तो मैं इसको लिखूंगा माइनस ई, और अगर मैं सर्किट में सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा हूं तो मैं इसको लिखूंगा बच्चों प्लस ई। तो ये मैं साइन कन्वेंशन यूज करूंगा, पोटेंशियल गेन इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव एंड पोटेंशियल ड्रॉप इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। लेकिन ये सब मुझे करने की जरूरत क्या है, ये इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि पहले मुझे पता करना चाहिए कि किरचॉफ वोल्टेज रूल है क्या। किरचॉफ वोल्टेज रूल बच्चों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। जैसे कि वहां पर हमने जंक्शन की बात करी, किरचॉफ वोल्टेज रूल का मतलब क्या होता है मैं यहीं पे लिख देता हूं ऊपर। किरचॉफ वोल्टेज रूल का मतलब होता है बच्चों, इन एनी लूप, इन एनी लूप summation of voltage or summation of all the potential difference is always taken as zero, राइट। आप कोई भी लूप चूज करोगे वहां पर जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस है आप सबको ऐड करोगे, राइट, और फिर उसको किससे इक्वेट करा दोगे, जीरो से, राइट। ये बेस्ड है, बेस्ड किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। थोड़ा सा अगर आपको मैं और डेप्थ में बताऊं, जब भी हम वोल्टेज को डिफाइन करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं मतलब होता है वर्क डन ऑन चार्ज, राइट। किसी भी लूप में जो बेसिकली वर्क डन कर रहा है वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स इन अ लूप और इन अ क्लोज पाथ। कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज डू अ जीरो वर्क डन। अगर वर्क डन जीरो है तो यानी कि एनर्जी भी क्या होगी, जीरो। वर्क एनर्जी थ्योरम से आप इसको रिलेट कर सकते हो, राइट। एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी कहीं ना कहीं एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू इलेक्ट्रिक, और इस तरह से सर्कल चल रहा है। तो कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं है एक लूप के अंदर। दिस इज व्हाट दिस लॉ सजेस्ट्स। अगर वैसे साधारण भाषा में लिखना चाहते हो तो समीशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ लूप इज ऑलवेज जीरो। तो इस दो एप्लीकेशन का यूज करके बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हीटस्टोन ब्रिज। उसको सॉल्व करना सीखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इस अरेंजमेंट को बच्चों क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा बना है, बट प्लीज आप इससे काम चला लीजिए। आई एम वेरी पुअर इन दिस आर्ट एंड क्राफ्ट थिंग, और ये ड्राइंग मेरी बहुत ही वीक है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले, हाँ, हम इसकी बात करते हैं, इस फिगर को बोलते हैं बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें ये एक स्पेशल अरेंजमेंट है। स्पेशल अरेंजमेंट ये है कि अगर मान लो मुझे इन चार रेजिस्टेंसेस का वैल्यू
एक पर्टिकुलर पैटर्न में मिल जाए, या फिर मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बोलूं कि अगर अगर किसी तरह R1 R4 मतलब आमने सामने वाले रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट R1 R4 का प्रोडक्ट R2 R3 के बराबर हो जाए, या फिर इसको तुम ये भी लिख सकते हो कि अगर R1 बाय R2 R1 बाय R2 R3 बाय R4 के बराबर हो जाए, या फिर तुम ये बोल सकते हो कि R1 बाय R3 R2 बाय R4 के बराबर हो जाए। इनमें से अगर कोई भी बात ट्रू हो जाए, सबका कनेक्शन किससे है? इससे, R1 R4 कि आमने सामने का प्रोडक्ट रेजिस्टेंस का अगर बराबर मिल जाए, तो इसका मतलब देन कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब बीच वाली आर्म पे कभी कोई करंट नहीं जाएगा, बीच वाली आर्म पर वैसे भी देखो क्रॉस लग गया है, राइट। ये बात वाइस वर्सा भी बोल सकते हो आप कि अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा है, या इस मिडिल रेजिस्टेंस में अगर कोई करंट नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब आमने सामने वाला जो रेजिस्टेंस है इनका प्रोडक्ट क्या है? बराबर है। तो ये दोनों बातें आपस में इंटरकनेक्टेड है। सीधी सी बात है, अगर IG का वैल्यू जीरो हो जाए तो आमने सामने का प्रोडक्ट बराबर, या फिर अगर आमने सामने का प्रोडक्ट बराबर है तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा है, राइट। इसको हम प्रूफ करते हैं। अब इसको प्रूफ करना आता है मैथमेटिकली, तो देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। एक काम करते हैं, मैं ना ये दोबारा ही बना देता हूँ, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश करता हूँ। नीट एंड क्लीन बनाने के लिए हम शेप्स का यूज कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। अगर आप इन बिटवीन में याद दिलाता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ओके। आपको चैनल का कंटेंट जरूर पसंद आएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये कनेक्ट कर दिया R1, ये कनेक्ट कर दिया यहाँ पर सपोज R2, ये कनेक्ट कर दिया यहाँ पर R3, और ये कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ पर R4, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया जिसका रेजिस्टेंस मान लो क्या है? G। ये है ABCD, ठीक है, ओके। ये डायग्राम बनाने के बाद बच्चों देखो, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। इसमें ना इसको इसको हम करंट का डिवीजन देते हैं। अब देखो करंट का डिवीजन, करंट ऑब्वियसली यहाँ से चलेगा I, ये I करंट यहां तक पहुंच जाएगा, जंक्शन आ गया, पहला जंक्शन। इस पहले जंक्शन में क्या होगा? इस I करंट का जो I1 करंट है वो यहां चला जाएगा, बचा हुआ करंट I माइनस I1 यहां से जाएगा। इस I1 में से भी गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जाएगा? IG। तो बचा हुआ करंट मतलब I1 माइनस IG R2 में से फ्लो करेगा। अब यहां से आ रहा है I माइनस I1 और यहां से आ रहा है IG। जंक्शन पर अगर दो करंट आएंगे तो ये एड अप होकर यहां से पास करेंगे, तो मैं लिख देता हूं I माइनस I1 प्लस IG। अब वहां से आ रहा है I1 माइनस IG, यहां से जा रहा है I माइनस I1 प्लस IG। अगर तुम इनको जोड़कर लिखोगे, इसको लिख देता हूं पहले I1 माइनस IG, ठीक है। इसको लिख देता हूं I1 माइनस IG, ओके। तो इसमें ये जोड़ना है, तो प्लस I माइनस I1 प्लस IG से IG उड़ा दो बच्चों, I1 से I1 उड़ा दो, तो यानी कि वापस से I करंट आ जाएगा। जितना करंट बैटरी से निकला उतना करंट बैटरी में वापस आ गया। तो यानी कि दिस इज अ परफेक्ट डायग्राम, ओके। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि आपने लूप्स को इमेजिन करना है। लूप्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पर मैं ऐसा लूप ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं ऐसा लूप ले लेता हूँ। दोनों जगह मैंने एंटी क्लॉकवाइज लूप ले लिया। मतलब पहले मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लूप, देख लो जरा, BADB इस लूप की बात कर रहा हूं। यानी कि जब मैं B से A की तरफ आऊंगा तो माई डायरेक्शन, माई डायरेक्शन एंड करंट डायरेक्शन बोथ आर अपोजिट, तो मैं लिखूंगा प्लस I1 R1 प्लस I1 R1। उसके बाद जब मैं A से D की तरफ जा रहा हूं तो डायरेक्शन इज सेम, तो मैं लिखूंगा माइनस R3 पहले लिख देता हूं, और अंदर क्या आएगा? I माइनस I1। उसके बाद जब मैं D से B की तरफ जाऊंगा, देन अगेन माई एंड करंट डायरेक्शन इज अपोजिट, तो मैं लिखूंगा प्लस IG इंटू G इक्वल्स टू 0, ओके, ठीक है, गुड।
मैं यहां पर पहले ही वो कंडीशन लगा देता हूं, इफ कंडीशन लगा देता हूं यहां पर, इफ इफ IG बिकम्स जीरो, अगर गैल्वेनोमीटर कोई करंट ही कंज्यूम ना करे, राइट। इसका ये भी वैसे मतलब होता है कि जितना वोल्टेज बी पर है या जितना पोटेंशियल डिफरेंस बी पर है वो किसके बराबर है, डी पर, तभी तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट काहे को फ्लो करेगा यार। तो IG को जीरो पुट कर दो, तो ये बन जाएगा I1R1 इक्वल्स टू I माइनस I1 R3। इसी को मैं फर्स्ट इक्वेशन भी बोल दूंगा। तो एक लूप सोल्व कर दिया बच्चों, हमने हमने ये वाला लूप सोल्व कर दिया, ये लूप सोल्व कर दिया है, ठीक है। जब ये लूप हमने सोल्व कर दिया बच्चों, तो हम इस लूप की तरफ चलते हैं। दूसरा लूप क्या है, लूप बी डी बी डी सी बी, मतलब कि पहले मैं जाऊंगा बी से डी की तरफ, तो यहां पर आई जी इंटू जी, ओके। उसके बाद डी से सी की तरफ जाऊंगा तो सेम डायरेक्शन है, तो मैं लिखूंगा माइनस माइनस R4, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, I माइनस I1 प्लस IG, ठीक है। अब इसके बाद क्या, इसके बाद जब मैं सी से जाऊंगा बी की तरफ, तो मैं लिखूंगा, अपोजिट डायरेक्शन है ना, देखो अपोजिट डायरेक्शन, तो मैं लिखूंगा प्लस R2 I1 माइनस IG इक्वल्स टू जीरो। अब फिर से यहां पर IG को जीरो लेट कर लो, इफ IG बिकम्स जीरो। अगर IG को जीरो कर देंगे तो ये फैक्टर खत्म, यहां पर से ये फैक्टर खत्म, यहां पर बचता है माइनस R4 I माइनस I1, ये फैक्टर खत्म यहां से, तो R2 IG भी खत्म, तो बचेगा सिर्फ क्या, प्लस R2 I1 इक्वल्स टू जीरो। हम एक ऐसा काम करते हैं, I1 R2 को यहीं रख लेते हैं, और इसको जब उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा प्लस R4 I माइनस I1। तो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन, समझिए, डाइजेस्ट कीजिए, आपके सामने ही है ये, ओके ओके। अब इसके बाद इसको मैं थोड़ा साइड में कर रहा हूं। जब दोनों इक्वेशन हमने बना ली, उनको डिवाइड कर देते हैं। इफ आई विल डिवाइड बोथ इक्वेशन, इफ आई विल डिवाइड बोथ इक्वेशन बच्चों, जब दोनों इक्वेशन हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, दोनों इक्वेशन डिवाइड करेंगे तो देखो ये वाली इक्वेशन, इसमें लिखा हुआ है I1R1 किसके बराबर, I माइनस I1 R3, डिवाइड इसको करते, ये क्या लिखा हुआ है I1R2, सामने भी क्या है देखो I माइनस I1, और ब्रेक साथ में क्या है R4। अगर हम देखें ध्यान से तो भाई कैंसिल हो रहा है कुछ, I1 से I1 गया और ये भी गया, तो R1 बाय R2 किसके बराबर मिल गया मुझे, R3 बाय R4 के। आमने सामने का प्रोडक्ट R1 बाय R4 किसके बराबर मिल गया, R3 इंटू R2। और ये तभी मिल पाया क्योंकि शुरू से ही मैंने क्या लेट कर रखा था, IG इक्वल्स टू जीरो। इफ IG इक्वल्स टू जीरो, देन सी दिस इज द बेसिकली बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये मैंने प्रूफ कर दी मैथमेटिकली, राइट, कि देखो R1 R4 का प्रोडक्ट, R1 R4 का प्रोडक्ट किसके बराबर है, R3 R2 के प्रोडक्ट के बराबर। सो दिस इज बेसिकली योर व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। इस पे एक सवाल बन सकता है बच्चों कि अंडर व्हाट कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज बिकम मोस्ट सेंसिटिव। तो ये मोस्ट सेंसिटिव तब होगा जब चारों रेजिस्टेंस कंपेरेबल वैल्यूज के होंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा उनके बीच में, राइट। तो ये हमने भी प्रूफ करा बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का। इस पे सवाल आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किरचॉफ लॉ वैसे भी बहुत सारे कंसेप्ट्स का बेस है। किरचॉफ लॉ अगर आपको आएगा तो आपको आगे बहुत सारी न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प होगी, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई होप आपने इस लेक्चर के नोट्स बना लिए होंगे, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में मुझे बताएं कि आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं जरूर उस पर बनाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको इस लेक्चर से वैल्यू मिलती हो तो आप इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं और चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मिलता है आपसे बड़ी जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।